तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, सो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। यस, नीति आयोग हम जानते हैं कि एक नई बॉडी है जो प्लानिंग के इंडिया में जो प्लानिंग्स हैं उसको देख रही है, और इसके पहले हमारे पास जो बॉडी थी दैट बॉडी वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन। तो किस वर्ष प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का गठन हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 2016, 15, 18 या 17। किस साल नीति आयोग का गठन हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो नीति आयोग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव से पास हुआ है। मैंने आपको पॉलिटिकल क्लास में कराया था कि वैसे बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिसके बारे में संविधान में जिक्र है, एक आर्टिकल उसके लिए एलोकेटेड है, वैसे बॉडी जो स्टैट्यूटरी हैं जो क्या होते हैं जिसमें ये पॉसिबल होता है कि वो जो बॉडी बनी है वो इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, लेकिन उसको संविधान का कोई दर्जा नहीं है। और ये जो बॉडीज हैं नीति आयोग ऐसे एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से ये बनता है। सो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा 2015। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? तो हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक जो है वो कौन थी? तो आपको बताना है कि पहली महिला शासक जो थी वो कौन थी। आपके सामने चार ऑप्शंस है, जबुनिसा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या जहां आरा। ये चार नाम हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो थे वो भारत की पहली मुस्लिम रूलर थी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, तो उसका जो नाम था वो था रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान रूल्ड टिल रूल्ड इन इंडिया एंड शी वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, सो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, रजिया सुल्तान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1240 में इनका हत्या हो जाता है, शी वाज किल्ड इन 1240। और इनका जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, वो कैथल हरियाणा का जो एक छोटा सा सिटी है वहाँ पे इनका जो है मकबरा है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे इनकी जो मौत है वो हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो who received the Nobel Peace Prize for dismantling apartheid in South Africa? डिसमेंटलिंग अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल प्राइज जो शांति का है वो किसे मिला था? और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या एल्बर्ट जॉन लुटोली। यस, हु वाज द पर्सन? आप सभी इनको जानते हैं, वेरी पॉपुलर पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने अपार्थाइड को जो रंग भेद थी वहाँ से उसको हटाया था दक्षिण अफ्रीका से, और इनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी नेवर वन अ नोबेल प्राइज, नेवर वन द नोबेल। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि कितने जो पीस लविंग इंसान थे जो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं उनको पीस का नोबेल नहीं मिला। तो इसलिए कभी कभी ये बहुत इस चीज़ को सोचने पर विवश हो जाता है इंसान कि कहीं ना कहीं कुछ जो मैनेजमेंट है नोबेल प्राइज़ का उसमें कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि महात्मा जैसे व्यक्ति को भी नोबेल प्राइज़ जरूर मिलना चाहिए। खैर बहरहाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यस, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एज ऑफ 2022, मतलब 2022 के स्थिति के अनुसार, 2022 के स्थिति के अनुसार इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो कैवा है, क्या रैंक है भारत का अगर हम पूरे वर्ल्ड में इसके इकोनॉमिक स्थिति की बात करें तो? सो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ या फोर्थ। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का अगर पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो कैवा है इकोनॉमी में, वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे। ठीक है, इकोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सो भारत का जो स्थान है वो है फ्रेंड्स दैट इज फिफ्थ।
5वां स्थान है भारत का। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो पहला पोजीशन था, वो फर्स्ट पोजीशन है। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन वांट्स टू यूज अ रियर व्यू मिरर। रमन जो है वो रियर व्यू मिरर को यूज करना चाहता है अपनी गाड़ी में। विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट? किस तरह का जो ग्लास है इसको यूज करना चाहिए? फिजिक्स का बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो लेंस वाले क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जाम में आपके बहुत बार आते हैं, और थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप देखोगे तो बहुत आसानी से इसके जो आंसर है आपको मिल जाएंगे। सो रमन अपने वाहन में पश्य हर्ष्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? ठीक है, रियर व्यू मिरर जो है उसको इस्तेमाल करना है, और उसको कौन से प्रकार का मिरर यूज करना चाहिए? तो आप जानते हो कि रियर व्यू में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रियर व्यू में जो हम लोग हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्लियर है? और ये जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस वाला जो क्वेश्चन है वो निश्चित ही आपके एग्जाम में आएगा। सो प्लीज बहुत ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन वाज द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल? ठीक है, एक बिल जो हुआ था वो डायरेक्ट कोड को लेके इंट्रोड्यूस हुआ था। सो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एक जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो किस साल हमारे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं, 2010, 2005, 2020 या 2015। आपको बताना है कि एग्जैक्टली ये कब है जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बिल जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2010। ठीक है, 2010 में जो है ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है? सो नीति वांट्स टू यूज एन इनपुट डिवाइस। नीति को एक इनपुट डिवाइस यूज करना है। देखिए काफी कितनी बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को टीसीएस ने फ्रेम किया है, एकदम आपको एक स्टोरी टाइप को बता रहा है कि नीति वांट्स टू यूज एन इनपुट डिवाइस दैट वर्क्स बाय सेंसिंग द यूजर्स फिंगर। ठीक है, सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड सी यूज? कितना आसान क्वेश्चन है। आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि एक डिवाइस नीति को यूज करना है जिसमें उसकी उंगली की चाल और जो उसकी दाब है, जो प्रेशर है, उससे उसको आइडेंटिफाई करना है, उससे वो काम करता है। तो सिंपल से इसका आंसर है टच पैड। ठीक है, द टच पैड इज द राइट आंसर। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चंस भी आप लोग गलत कर देते हैं, और वो जो होता है वो एंग्जाइटी के कारण होता है। अगर आप लोगों में से जो भी लोग बहुत सीरियसली आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जो है वो होनी भी चाहिए। तो वो एंग्जाइटी जो होती है वो ऑप्टिमल लेवल की होनी चाहिए। देखिए आपका जो तनाव होता है वो ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। इससे आगे जब तनाव जाता है सो दैट इज डेंजरस। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा जितने भी आपके तनाव वाले सोर्सेस हैं उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। और इसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि उतने क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, इतनी परेशान आपको कर देंगे। अपना बच्चा कुछ खुद नहीं कर रहा हो लेकिन आपसे उनको बहुत लगाव होता है और आपके बारे में लगातार पूछते रहते हैं। इनफैक्ट रीज़न ये होता है क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है मैं आपको बताना चाहूँगा, 99% जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनसे बेहतर कोई भी आदमी करे। उसमें आपके रिलेटिव्स में है, उसमें हमारे भी रिलेटिव्स में, सब होते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों से दूर रहिए और अपना जो एंग्जाइटी है उसको ऑप्टिमल लेवल पर रखिए जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो। अपनी एंग्जाइटी को इतना मत बढ़ा दीजिए कि आपका परफॉर्मेंस जो है ना वो यू कर्व लेके नीचे की तरफ चला है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। ओके, आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? विच कंट्री होस्टेड द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2022? यस, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी गेम्स इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स इंडिया में होगा उसको प्लीज़ बहुत अच्छे ढंग से उसकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि वो जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में निश्चित आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया में हुआ था अंडर 17 विश्व कप 2022। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत जल्दी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, और यहाँ लिखा भी है इट इज अ सिस्टम, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9 का ए। क्लियर है? ओके। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है वो कौन सा है, मतलब उसका साइनोनिम्स है वो आपसे पूछ रहा है। यूनिवर्स के लिए इसमें से कौन सा वर्ड ऐसे सिनोनिम्स की तरह यूज होता है। बिग क्रंच, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोस या सुपरनोवा। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कॉस्मोस। ठीक है, यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं, या कई बार इसको कॉस्मोस के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, ओके। सो पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस दैट इज कॉल्ड पद्मा। पद्मा was launched in जून 2022 by मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, पद्मा जो है जून 2022 में लॉन्च हुआ है, और किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो जल्दी से फटाफट बताइए कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है पद्मा को। ठीक है, तो सिविल एविएशन, फिनांस, डिफेंस या कल्चर। सो पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका क्या हुआ है, इसका पर्दापण हुआ है। ठीक है, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन नेक्स्ट टाइम। सो हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर। ठीक है, निम्न में से किसने ऑस्कर प्राइज जीता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन 2022। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो दिया गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है विल स्मिथ। विल स्मिथ, विल स्मिथ की एक बहुत खूबसूरत मूवी है, आई होप आपको पता होगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज इसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, यस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हर जो हैप्पीनेस है उसको कैसे परस्यू करते हैं, ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है, और आप सभी को मेहनत करने पे ये काफ़ी क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। ठीक है, सो कभी टाइम मिलेगा तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, इट इज़ द बेस्ट मूवी बाय विल स्मिथ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन विच ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन जो एक्ट है वो किस साल पास हुआ था इंडिया में, ये आपको बताना है। दहेज प्रतिनिध जो अधिनियम है, डाउरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। प्लीज आंसर द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, 1973, 1982, 1961 और 1954। तो द राइट आंसर शैल बी 1961। ठीक है, 1961 में हमारे इंडिया में द डाउरी प्रोविजन एक्ट जो है वो पास हुआ था। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु, अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया, वन ओपन टाइटल इन जुलाई 2020। 2022 के जुलाई में हम सबको पता है कि एक इंडियन बैडमिंटन है पीवी सिंधु, इन्होंने क्या जीता, सी हैज़ वन अ ओपन टाइटल इन जुलाई 2022। और ये गेम कहाँ हुआ था, ये कहाँ जीती थी, ये आपको बताना है। थाईलैंड, इंडिया, डेनमार्क या सिंगापुर। थाईलैंड, इंडिया, डेनमार्क या सिंगापुर। So what would be the right answer? The right answer will be Singapore. ठीक है, the right answer will be Singapore. ठीक है, क्लियर है,
किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, जो भी आपके प्लेयर्स हैं वो गेम्स कहाँ पे खेल रहे हैं, कैसे कौन से अवार्ड्स उनको मिले हैं, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। और किस कंट्री को कौन से जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह हैं, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना एट 36th नेशनल गेम्स इंडिया इन 2022? 36th नेशनल गेम्स इंडिया इन 2022, यहाँ पे फर्स्ट एथलीट है जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने गोल्ड जीता है। ओके, सो कहाँ पे हुआ था ये आपको बता। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? पूजा पटेल, मनीषा कुमारी, सोहम स्वामी या राजा गुप्ता? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पूजा पटेल, ठीक है। पूजा पटेल जो हैं ये बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासना इन 36 नेशनल गेम्स। क्लियर है? ओके, सो इन इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। इन इंडिया पाम, कोकोनट, केवरा, अगर आर द कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट? किस पेड़ के, देखिए जो वन होते हैं उसके अलग अलग प्रकार हैं, फॉरेस्ट के अलग अलग प्रकार हैं, और उस एक पार्ट में से जो कुछ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंडिया में, वो पाम है, कोकोनट है, केवरा है, आगार है। ये किस तरह के प्लांट को बिलोंग करते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं, आपको बताना है। यस, जल्दी से बताइए कि किस तरह के फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं। ये जो 3-4 तरह के हैं, पाम, कोकोनट, केवड़ा, आगार, ये किस तरह के फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट? भारत में आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, और ये जो पेड़ हैं ये बिलोंग करते हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट को, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो इन अक्टूबर 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ाई की थी, अच्छे से समझा था चीज़ों को, इनका क्या रोल होता है। दे आर द लॉ ऑफिसर्स। आपको बताना है कि जो नए अटॉर्नी जनरल है वो इनमें से कौन है? मुकुल रोहतगी, राम जेठमलानी, आर वेंकटरमणी और के वेणुगोपाल। हु इज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो what would be the right answer? The right answer is R. Venkataramani. R. Venkataramani is the right answer. Clear है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। ओके, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज श्रीनगर्स ज्वेल? मतलब श्रीनगर के आभूषण के नाम से इनमें से कौन सा झील है जो मशहूर है? श्रीनगर के आभूषण के नाम से ये जो झील है वो बहुत मशहूर है। आपको बताना है कि उस झील का क्या नाम है। द नेम ऑफ दैट लेक इज डल लेक, ठीक है, द नेम ऑफ दैट लेक इज डल लेक। तो आप देख रहे हैं किस तरह के मशहूर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये सब जो क्वेश्चंस है ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली कहीं से निकाल के लाया गया है, बहुत ईजी प्रश्न है। आपको बस आपकी रिविजन्स और थोड़ा सा आप एक्टिव रहोगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर, और बहुत आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें अभी क्या पूछा गया है। तो somewhat before the time of Mauryan Empire, about how many years ago emperors in China began building the Great Wall? Okay, somewhat before the time of Mauryan Empire, Mauryan Empire के पहले कितने साल पहले, Mauryan Empire के कितने साल पहले emperors in China began building the China Great Wall? जो ग्रेट वॉल है चाइना में, उसका जो निर्माण है वो मौर्यन एम्पायर के कितने समय पहले आपको बताना है कि शुरू हो गया था। जो मौर्यन एम्पायर का काल था उसके कितने साल पहले जो चाइना में ग्रेट वॉल है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ के जो राजा थे वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सो द आंसर विल बी अराउंड 2400 ईयर्स को। मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक? श्री मणि प्रसाद जो हैं वो किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक से रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। श्री मणि प्रसाद, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है ये आपको बताना है। अपने ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक जीके के अंदर आपके जो
म्यूजिक वाली क्लास हुई होंगी, उसमें आपने चीज़ों को पढ़ा होगा। प्लीज़ आंसर कीजिए कि श्री मणि प्रसाद का जो संबंध है वो किससे है, फ्यूजन म्यूजिक से है, फोक से है, कर्नाटिक से है या हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी जो गायन संगीत है उससे इनका संबंध है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड? ओके, झारखंड के हाईएस्ट पीक की बात की जा रही है। यस, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक स्टेट का जो हाईएस्ट पीक है मुझे लगता है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो जो झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड पार्श्वनाथ, दैट इज कॉल्ड पारसनाथ। क्लियर है, याद रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, विच पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा वो पास है, कौन सा वो पास है जो दोनों को जोड़ता है, दोनों दर्रों को? कौन सा दर्रा है? लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास इज द राइट आंसर। ठीक है, रोहतांग पास इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, Who among the following was the architect of the integrated guided missile development program in India? ठीक है, क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छे इंसान के बारे में क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था उसके क्या थे? वास्तुकार थे, मतलब आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट थे मतलब उसको इन्होंने ही संभाला है, उन्होंने ही एक रूपरेखा दी है। तो हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या होमी जे भाभा? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, प्लीज चीजों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कभी भी आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, जो चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है वो कॉज होता है किससे, किस प्रकार के मच्छर से? क्यूलेक्स से, मैंसोनिया से, एडिस से या एनोफिलिस से? ठीक है, चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्यूलेक्स, मैंसोनिया, एडिस या एनोफिलिस। इन चारों में से किससे जो है ये इन्फेक्शन होता है आपको बताना है। तो उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिस मॉस्किटो। ठीक है, एडिस मॉस्किटो जो है वो चिकनगुनिया को कॉज करती है, उससे चिकनगुनिया होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आगा खान पैलेस, एक पैलेस है आगा खान का, वो आपको बताना है कि महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। ठीक है, द आगा खान पैलेस इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? पुणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद या मुंबई? जो आगा खान पैलेस है इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? प्लीज आंसर द क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आगा खान पैलेस इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? So it was built by Sultan Muhammad Shah Aga in 1892. It was built by Sultan Muhammad Shah Aga in 1892. और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पुणे। ठीक है, सो ये पुणे में स्थित है, ये पुणे में स्थित है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपको इस वीडियो कोर्स से, इस लेक्चर से मुझे जो उम्मीद है वो एक चीज़ है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है वो बहुत क्लियर और अच्छी होनी चाहिए। आपको काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो कोर्सेज का इम्पोर्टेंट है वो है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके, क्वेश्चंस जो हैं आपके वो किस तरह के आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो नेचर हमें पड़ रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो नेचर हमें पता चल रहा है
उससे हमें डिकोड करने के बाद हमारे जो हमारा जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। हमें समझ अगर आ जाए कि इस तरह के प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, जब जब अच्छी होती है क्वेश्चन के प्रति, तो हम कहीं ना कहीं गेस भी करने लगते हैं कि हाँ, इस तरह के जो प्रश्न हैं हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से समझिए, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, चीज़ों को ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अच्छे से आप समझ गए कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, करंट हो, किस तरह के प्रश्न जो है आपसे टीसीएस पूछ सकती है या पूछ रहा है, अगर ये चीज़ एक बार में क्लियर हो गया तो यकीन मानिए आपके लिए जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, एक कहावत है कि दुश्मन का जो अगला स्टेप होता है, अगर वो आपको पता चल गया तो दुश्मन को हराना बहुत आसान हो जाता है। तो आपके लिए अभी दुश्मन कौन है? आपके लिए दुश्मन है टीसीएस, आपको उसको डिफीट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो ऐसे यूनिक यूनिक क्वेश्चंस लेके आता है कि आप क्या हो जाते हो, आपकी काफ़ी आपके लिए परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो उसको डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अच्छे से टैकल करो, समझो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत आसानी से क्लियर होने लगेंगे। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आपकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छे ढंग से चली होगी। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन अगर लगातार करते रहोगे तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए और बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।